स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की वीकली स्पेस अपडेट सीरीज के दूसरे एपिसोड में। इस सीरीज में हम आपको इस वीक के टॉप 10 स्पेस अपडेट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस वीक के जो टॉप 10 स्पेस अपडेट्स हैं उनके बारे में डिटेल में जानिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीकली स्पेस अपडेट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस वीक की जो पहली अपडेट है वह वैज्ञानिकों द्वारा ढूंढे गए डेड स्टार की ऑर्बिटिंग कर रहे एक्सोप्लैनेट को लेकर है। जैसा कि हमें पता है कि जब कोई स्टार डेड कंडीशन में पहुंच जाता है या फिर जब वह स्टार अपने आप को व्हाइट ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट कर लेता है, तब उस स्टार के आसपास के सभी प्लैनेट उस स्टार के रेड ड्वार्फ स्टार से व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनने की प्रोसेस में खत्म हो जाते हैं। जैसा कि हमारे सन के टाइप के जो स्टार्स होते हैं वह जब अपनी खत्म होने के करीब आएंगे तब हमारा सन भी एक रेड ड्वार्फ स्टार बन जाएगा और इस प्रोसेस में मर्क्यूरी, वीनस और अर्थ प्लैनेट सन के अंदर समा जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसे व्हाइट ड्वार्फ स्टार की डिस्कवरी करी गई है जिसके ऑर्बिट में अभी भी गैस जायंट स्टार मौजूद है और इस डिस्कवरी ने वैज्ञानिकों के प्रेडिक्शंस को हिलाकर रख दिया है। यह जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार है वह हमारी पृथ्वी से 80 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है और इसका नाम WD-1856 रखा गया है। इस स्टार को नासा के टेस यानी ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के द्वारा डिस्कवर करा गया है और इसके मात्र कुछ लाख किलोमीटर की दूरी पर एक गैस जायंट प्लैनेट इस व्हाइट ड्वार्फ की ऑर्बिटिंग करता है जिसका नाम WD-1856d है। जब वैज्ञानिकों द्वारा इस प्लैनेट की डिस्कवरी करी गई तो यह लगभग इम्पॉसिबल सा लगता था कि कोई प्लैनेट किसी व्हाइट ड्वार्फ स्टार की ऑर्बिटिंग कर रहा हो, क्योंकि व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनने की प्रोसेस में वह अपने आसपास के मौजूद सभी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस पर वैज्ञानिकों का यह कहना है कि शायद यह प्लैनेट किसी दूर के ऑर्बिट से व्हाइट ड्वार्फ स्टार के इतने करीब ऑर्बिटिंग कर रहा हो और कुछ टाइम्स के गैप के बाद यह इसमें एंटर होकर अपने आप को खत्म भी कर ले। फिलहाल अभी इस WD-1856d के बारे में रिसर्च चल रही है और अगर आपको इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। इस वीक की जो दूसरी अपडेट है वह स्पेस एक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट के बैच की लॉन्चिंग को लेकर है। स्पेस एक्स के द्वारा पिछले 2 वीकों में अपने 2 स्टारलिंक सैटेलाइट बैच को फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया और इन दोनों ही फॉल्कन 9 रॉकेट के लॉन्च कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39A से किए गए। यह स्पेस एक्स के 13th व 14th स्टारलिंक सैटेलाइट के बैच थे और अब तक स्पेस एक्स के द्वारा 800 से भी ज्यादा स्टारलिंक सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करा जा चुका है और इन सैटेलाइट बैच में लगभग 120 सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस किया गया। आपको यह बता दें कि स्पेस एक्स को अपनी इनिशियल सैटेलाइट सर्विस को स्टार्ट करने के लिए लगभग 800 सैटेलाइट्स का ऑर्बिट में प्लेस होना जरूरी था और चूंकि अब स्पेस एक्स के द्वारा अपनी 800 स्टारलिंक सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करा जा चुका है, तो अब बहुत ही जल्द स्पेस एक्स के द्वारा अपनी इनिशियल स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस को स्टार्ट करा जा सकता है। इस वीक की जो तीसरी अपडेट है वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और रॉकेट लैब के वीनस मिशन को लेकर है। जैसा कि आपको पता होगा कि इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला शुक्रयान मिशन अब और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि भारत का यह मिशन 2023 में लॉन्च किया जाएगा। वहीं अमेरिका की प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनी रॉकेट लैब के द्वारा भी लॉन्च किया जाने वाला अपना वीनस मिशन 2023 में लॉन्च किया जाएगा। यह दोनों ही मिशन पूरे वर्ल्ड के लिए इसलिए खास है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में वीनस पर फॉस्फाइन गैस की डिस्कवरी करी गई है, जो गैस या तो केवल माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती है या फिर यह गैस किसी लेबोरेटरी में तैयार की जा सकती है। अब प्रेजेंट टाइम में वीनस पर कोई लेबोरेटरी तो मौजूद है नहीं जो वहां पर यह गैस को प्रोड्यूस कर रही हो, इसलिए शायद यह गैस वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, तो इसका सोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हो सकते हैं। और भारत और रॉकेट लैब के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले दोनों ही वीनस मिशन वीनस ऑर्बिटर मिशन होने वाले हैं, जो कि वीनस के ऑर्बिट में एंटर होकर इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस और वहां पर लाइफ होने की एग्जैक्ट पॉसिबिलिटीज की स्टडी करेंगे, जिससे कि इस प्लेनेट पर मिली हुई फॉस्फाइन गैस की मिस्ट्री को सुलझाने में भी मदद मिलेगी। और हम इस वीनस प्लेनेट पर फॉस्फाइन गैस की डिस्कवरी के ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप चाहें तो उसको आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। इस वीक की जो चौथी अपडेट है वह ग्लोबल सी वाटर लेवल में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर है।
नासा की गॉडर्ड ऑब्जर्वेटरी और कई सारे अन्य इंस्टीट्यूशंस के द्वारा की गई एक नई रिसर्च में यह पाया गया है कि वर्तमान समय में हम इंसानों द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में बड़ी भारी मात्रा में मिक्स हो रही हैं, जिनकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। और पृथ्वी के इसी बढ़ते हुए टेम्परेचर को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों द्वारा सन 2100 में इससे होने वाले ग्लोबल इफेक्ट की एनालिसिस करी गई और इसी एनालिसिस में यह पाया गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा और इन ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर में मर्ज होने से नहीं रोका गया तो आने वाले 80 सालों में एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड की आइस ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, जिससे कि ग्लोबल सी लेवल में 15 इंच तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इससे कई सारी ऐसी स्पीसीज का खात्मा भी हो जाएगा जो कि आइस में रहती हैं। साथ ही इंसानों और समुद्र के पास बसे शहरों को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और नए नए वायरसेस भी इससे पृथ्वी पर फैलेंगे। आपको बता दें कि ये वे वायरसेस हैं जो कि करोड़ों सालों से अंटार्कटिका की ग्लेशियर्स में दबे हुए हैं। बाकी आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या सोचते हैं और इससे और ज्यादा क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीक की जो 5वीं अपडेट है वह नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में होने वाली मून लैंडिंग को लेकर है। जैसा कि आपको पता होगा कि नासा द्वारा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत 2024 में अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून के साउथ पोल पर लैंड करवाने की अनाउंसमेंट करी गई थी और एस्ट्रोनॉट को साउथ पोल पर लैंड करवाने का जो मेन मोटिव था वह साउथ पोल के क्रेटर्स पर मौजूद आइस की डिस्कवरी करके उस आइस को ऑक्सीजन, रॉकेट फ्यूल और ड्रिंकेबल वाटर में कन्वर्ट करने की रिसर्च का था और इसी को पूरा करने के लिए नासा ने अपनी लैंडिंग के लिए साउथ पोल को चूज करा था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। नासा के वैज्ञानिकों को अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि इन क्रेटर्स पर आइस कितनी मात्रा में मौजूद है, क्योंकि यह आइस ऐसी जगह और इतने गहरे क्रेटर्स में मौजूद है जहां पर आज तक सन की लाइट नहीं पहुंच पाई है। इसी को लेकर नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइडेस्टाइन का यह कहना है कि यह जरूरी नहीं है कि 2024 में होने वाली लैंडिंग नासा एस्ट्रोनॉट्स मून के साउथ पोल पर ही करें, क्योंकि अगर यहां पर लैंडिंग करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स देखी गई तो नासा के इन एस्ट्रोनॉट्स की लैंडिंग अपोलो प्रोग्राम के लैंडिंग जोन में से किसी एक में भी हो सकती है। फिलहाल इस स्टेटमेंट से यह तो साफ हो गया है कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स 2024 में मून पर लैंडिंग करेंगे, लेकिन यह लैंडिंग साउथ पोल पर या फिर मून के इक्वेटोरियल रीजन में भी हो सकती है। बाकी अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीक की 6ठी अपडेट नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप के डाटा से ढूंढे गए न्यू प्लेनेट K2315b को लेकर है। नासा द्वारा अपने केपलर स्पेस टेलीस्कोप, जो कि प्रेजेंट टाइम में रिटायर हो चुका है, के डाटा की स्टडी करते हुए एक ऐसे प्लेनेट की डिस्कवरी करी गई है जो कि बिल्कुल अर्थ लाइक प्लेनेट है और यह हमारी पृथ्वी से 186 प्रकाश वर्ष की दूरी पर डिस्कवर करा गया है। यह प्लेनेट एक टाइडली लॉक्ड प्लेनेट है जो कि अपने स्टार की ऑर्बिटिंग मात्र 3.15 दिनों में पूरा कर लेता है। इस प्लेनेट का साइज लगभग हमारी पृथ्वी के साइज के बराबर है और साथ ही नासा के टेस्ट टेलीस्कोप के द्वारा भी अब तक के अल्ट्रा हॉट नेपच्यून प्लेनेट की डिस्कवरी करी गई है। यह जो प्लेनेट है वह हमारी पृथ्वी से 260 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ऑर्बिटिंग करता है और इसका टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस का है। इस LTT 9779b प्लेनेट की अपने स्टार LTT 9779 से दूरी पृथ्वी की सन से दूरी से 60 गुना ज्यादा है और इस प्लेनेट में सबसे अजीब बात तो यह है कि यह प्लेनेट अपने सन के इतने करीब होने के बावजूद भी अपना खुद का एटमॉस्फेयर रखता है। बाकी हम इन दोनों ही प्लेनेट्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो उसको आई बटन पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इस वीक की 7वीं अपडेट इंडियन सैटेलाइट्स पर चाइना द्वारा किए गए साइबर अटैक को लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि चाइना काफी समय पहले से कई सारे देशों पर साइबर अटैक्स करता आया है। इसी को लेकर अभी हाल ही में पब्लिश करी गई मीडिया रिपोर्ट में यह बताया गया है कि चाइना द्वारा 2012 से लेकर 2018 तक कई हजार बार इंडियन सैटेलाइट्स पर साइबर अटैक को करा गया था, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों की अलर्टनेस और आइसोलेटेड सिस्टम्स की वजह से चाइना
का यह मूव बेकार हो गया और चाइना द्वारा इंडियन सैटेलाइट्स को हाईजैक नहीं करा जा सका। और जब इसके बारे में इसरो के वैज्ञानिकों से पूछा गया तो उनका यह कहना था कि यह बात सच है कि चाइना द्वारा कई बार इंडियन सैटेलाइट्स पर साइबर अटैक किया जा चुका है, लेकिन इंडियन सिस्टम के बिल्कुल अलग होने की वजह से चाइना अपने इस मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाया। और अब इस बात का खुलासा होने पर यह तो साफ हो गया है कि चाइना द्वारा ऐसे कई सारे और प्रयासों को भी किया जाएगा जिनसे कि वह इंडियन सैटेलाइट्स पर अटैक कर सके। फिलहाल इसको लेकर चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपनी एक स्पेस कमांड को जल्द ही शुरू किए जाने की अनाउंसमेंट करी गई थी और चाइना जैसे देशों से हम और उम्मीद कर भी क्या सकते हैं, जो रोज नए नए पैतरों को अपनाकर और देशों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करता रहता है। बाकी अगर आप चाइना को कुछ सुनाना चाहते हैं तो इसके लिए हिंदी स्पेस चैनल का हर वीडियो का कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा से खुला रहता है। इस वीक की 8वीं अपडेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के स्पेस जंक के कारण अपनी ट्रांजैक्ट्री बदलने को लेकर है। 23 सितंबर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद सभी एस्ट्रोनॉट्स को अपने सेफ शेल्टर में जाना पड़ा और इसका जो रीजन था वह स्पेस में मौजूद डेब्रिस से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कोलाइड होने का खतरा था। और जब इस बात का पता चला कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस जंक से कोलाइड हो सकता है, तब इसमें मौजूद थ्रस्टर्स की मदद से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ट्रांजैक्ट्री को बदला गया। इस बात की जानकारी नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्रैडस्टैन के द्वारा दी गई और इस पूरे प्रोसेस के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद तीनों ही एस्ट्रोनॉट्स किसी भी होने वाले खतरे को भांपते हुए पहले ही रिलीफ कैप्सूल में चले गए थे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ट्रांजैक्ट्री बदलने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इस कोलिजन से बचाया जा सका। बाकी आप सब यह तो जानते ही हैं कि अगर 35,000 किलोमीटर की स्पीड से यदि कोई डेब्रिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकराती है तो इसके क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जिन लो अर्थ ऑर्बिट के डेब्रिस की वजह से अपनी ट्रांजैक्ट्री को बदलना पड़ा वह चाइना की एंटी सैटेलाइट टेस्ट से प्रोड्यूस हुई डेब्रिस थी, जो कि चाइना द्वारा 2007 में कंडक्ट करा गया था। और वैसे आपको यह बता दें कि अर्थ के ऑर्बिट में 13 करोड़ से भी ज्यादा डेब्रिस पीसेस घूमते रहते हैं, जो कि किसी भी सैटेलाइट या नए लॉन्च के लिए खतरा बन सकते हैं। इस वीक की जो नवी अपडेट है वह चाइना द्वारा मून के सरफेस पर ऑपरेट किए जाने वाले रोवर्स को लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि चाइना प्रेजेंट टाइम में ऐसा पहला देश बन गया है जो कि मून के फार साइड और इक्वेटोरियल रीजन में अपने 2 रोवर्स को ऑपरेट करता है, जिनमें से एक चैंग 3 और चैंग 4 मिशन में भेजे गए रोवर्स हैं। चाइना द्वारा अपना चैंग 3 मिशन 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसकी लैंडिंग के बाद चाइना दुनिया का ऐसा तीसरा देश बन गया था जिसने मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। इस प्रोग्राम में एक लैंडर और एक रोवर शामिल था और चाइना की नेशनल स्पेस एजेंसी CNSA की माने तो चैंग 3 लैंडर का जो रोवर था जिसका नाम U21 है, उसने मून के सरफेस पर अपने 2400 दिनों को पूरा कर लिया है और अपनी लैंडिंग के 7 साल बाद भी यह मून के सरफेस पर अच्छी प्रकार से अपने एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दे रहा है। इसके साथ ही चाइना द्वारा मून के फार साइड पर भेजा गया चैंग 4 मिशन भी अपने एक्सपेरिमेंट्स को मून के फार साइड में पूरा कर रहा है। और आपको बता दें कि यह जो चैंग 4 मिशन है इसमें चाइना के द्वारा मून के फार साइड में एक रोवर तथा एक लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई थी और इसका जो रोवर है जिसका नाम U22 है वह मून के सरफेस पर घूमते हुए अपने 22 लूनर डेज को पूरा कर चुका है और इस दौरान U22 रोवर ने करीब 512 मीटर की दूरी मून के सरफेस पर तय करी है। इस वीक की जो लास्ट और 10वीं अपडेट है वह 25 सितंबर को पृथ्वी के पास से गुजरने वाले एस्टेरॉयड को लेकर है और जो एस्टेरॉयड 25 सितंबर को पृथ्वी के पास से गुजरा था उसका नाम 2020 SW है। यह एस्टेरॉयड अर्थ से मून के डिस्टेंस से भी कम दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरा था, जिसका डिस्टेंस 22,000 किलोमीटर का था। 2020 SW का साइज मात्र 9.9 मीटर्स का है और अगर यह पृथ्वी से टकराता तब भी इससे पृथ्वी को कोई भी खतरा नहीं होने वाला था। लेकिन नासा के जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी की माने तो यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के ऑर्बिट में एंटर हुए बिना ही चला गया और पृथ्वी के पास से गुजरते टाइम इस एस्टेरॉयड की जो स्पीड थी वह 27,720 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। और नासा के एस्टेरॉयड हंटर टेलीस्कोप की मदद से ऐसे लगभग 250 से ज्यादा ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करा गया है जो कि आने वाले 1 साल में पृथ्वी के पास से गुजरेंगे और इनमें से कुछ एस्टेरॉयड्स तो ऐसे भी हैं जो कि पृथ्वी से टकरा भी सकते हैं।
तो आज के इस वीकली स्पेस अपडेट एपिसोड में बस इतना ही। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।